नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे वासुदेव नंदन जी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक से और विशेषकर टीजीटी, पीजीटी और नेट के लिए हम हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, जिसके पाठ्यक्रम में वर्तनी दी गई हुई है। तो पिछली कक्षा में हमने वर्तनी के महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ा था और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान एवं उपचार। देखिए, हिंदी में जो वर्तनी होती है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिसको लिखने में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, वरना शब्दों में अशुद्धियां आ जाती हैं और इसी प्रकार की अशुद्धियों से प्रश्न बनते हैं आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में। आप प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्नों में, जैसे कि मान लीजिए अण और न, इसमें वर्तनी जो अशुद्धियाँ होती हैं, छ और श के अंतर्गत जो वर्तनी अशुद्धियाँ होती हैं, इसके अतिरिक्त तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स के इनके अंतर्गत जो अशुद्धियाँ होती है, तो आज इन सभी अशुद्धियों के निदान और कहाँ पे क्या लिखा जाएगा, किस वर्ण का प्रयोग किया जाएगा किस शब्द के साथ और किस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, उसका निदान कैसे होता है, ये सभी आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है क्योंकि वर्तनी आपके टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में दी हुई है, तो आज जरूर से बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। देखेंगे वर्तनी। देखिए, हमारी जो देवनागरी लिपि है वो संसार की अन्य लिपियों से बहुत अधिक वैज्ञानिक मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि हम इसमें जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं, क्योंकि इनमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता तो है ही, साथ ही एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। मतलब ऐसा नहीं है कि दो प्रकार के ध्वनियाँ हैं और लिपि चिन्ह एक ही है, नहीं, सभी लिपि चिन्ह अलग अलग है। इस प्रकार से ही बहुत वैज्ञानिक है। फिर भी विद्यार्थी प्राय वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं और इनमें विशेष अशुद्धियाँ निम्नलिखित है जिनको हम पढ़ेंगे और विशेषकर आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे देखेंगे कि अण और न की अशुद्धियाँ। अक्सर देखिए अण और न की अशुद्धियाँ होती है कि कहाँ पे अण लिखना है, कहाँ पे न लिखना है। तो अण और न के प्रयोग में सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। जैसे ण अधिकतर संस्कृत शब्दों में आता है, तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान देना है कि अण जो होता है, जैसे ट ठ ड ढ ण, ये जो ण होता है ये हमेशा जो होता है वो अधिकतर कह सकते हैं कि वो संस्कृत शब्द जो होते हैं उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पे तो सबसे पहले आप इसको अलग कर सकते हैं कि जहाँ संस्कृत के शब्द यानी तत्सम शब्द आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, उसमें न का नहीं बल्कि अण वाला न जो होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे रण संस्कृत में, उसी प्रकार अगर हम देवनागरी में खड़ी बोली में बात करें तो रन, फण फन, कण कन, विष्णु तो विसुन। तो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ण का संस्कृत में। खड़ी बोली की प्रकृति न के पक्ष में है, जबकि खड़ी बोली की प्रकृति किसके पक्ष में है? न के पक्ष में। और जो संस्कृत है उसकी प्रकृति किसके पक्ष में है? अण के पक्ष में। तो आप देख लेंगे कि शब्द तत्सम है यानी कि संस्कृत के शब्द है या फिर खड़ी बोली के शब्द है, उसके आधार पर आप अण या फिर न का विभेद कर सकते हैं कि कौन सी वर्तनी वहाँ पे आएगी। खड़ी बोली में अण और न का प्रयोग संस्कृत नियमों के आधार पर ही होता है। पंजाबी और राजस्थानी भाषा में अण का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। न का प्रयोग करते समय हमें निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ ऐसे नियम है जिसमें न और न के प्रयोग को हम देखेंगे कि कहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे पहला देखेंगे कि संस्कृत की जिन धातुओं में ण होता है उनसे बने शब्दों में भी ण ही रहता है। जैसे क्षण, ये एक प्रकार का क्या है? संस्कृत का शब्द है जिसमें ण का ही प्रयोग किया जा रहा है। वहीं प्रण, वरुण, निपुण, गण, गुण, तो आपने पढ़ा ही है कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं यानी कि तत्सम जो शब्द हैं उसमें अण का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि खड़ी बोली की प्रकृति कैसी है? न की है। दूसरा है किसी एक ही पद में यदि री, र, मूर्धन्य श के बाद न हो तो न के स्थान पे अण हो जाता है, भले ही इनके बीच में कोई स्वर हो, य, व, ह हो, क वर्ग हो, प वर्ग का वर्ण हो तथा अनुस्वार आया हो, तो भी अगर री, र और श के बाद न आ रहा है, ठीक है, बाद न हो तो न का क्या बन जाता है? अण बन जाता है। जैसे हम देख सकते हैं ऋण, री के बाद आया है तो ण का प्रयोग करेंगे। कृष्ण, विष्णु, भूषण, उष्ण, रामायण, श्रवण इत्यादि। किंतु यदि इनमें से कोई भिन्न वर्ण आए तो न का ण नहीं होता, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई स्वर
या फिर य व ह या फिर क वर्ग प वर्ग या अनुस्वार नहीं आता है तो क्या होगा, न का ण नहीं होगा। जैसे अर्चना, यहाँ पे च वर्ग आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा। उस प्रकार मूर्छना, रचना, प्रार्थना, ठीक, यानी कि री होते हुए भी री के बाद क्या आ रहा है हमारा, क वर्ग प वर्ग ये सब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे न ही होगा, अण वाला न नहीं होगा। अगला जो नियम हम देखेंगे कि कुछ तत्सम शब्दों में स्वभावतः न ही होता है, जैसे कर्ण, कोण, ये सभी तत्सम शब्द हैं, तो जाहिर सी बात है चूंकि तत्सम है, संस्कृत के शब्द हैं, तो इसमें न का ही प्रयोग किया जाएगा। गुण, गण, गणिका, चाणक्य, मणि, माणिक्य, बाण, वाणी, वणिक, वीणा, वेणु, वेणी, लवण, क्षण, क्षीण इत्यादि। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी तत्सम शब्द हैं उसमें हम ण का ही प्रयोग करेंगे। अब जो दूसरी अशुद्धि जो होती है वर्तनी में, वो होती है छ और श की अशुद्धियाँ। आप जानते ही हैं कि जो छ है वो क्या है, स्वतंत्र व्यंजन है, जबकि श जो है वो क और श के मेल से बना हुआ एक संयुक्त व्यंजन है। तो देखेंगे कि छ है, यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो श एक संयुक्त व्यंजन है। ये भी पूछा जाता है कि श कैसा व्यंजन है, तो आप ध्यान रखिएगा एक संयुक्त व्यंजन है और किसके मेल से बना है ये भी पूछा जाता है। तो क हलंत जोड़ श यानी कि मूर्धन्य श हलंत के जोड़ से ये क्या बना है, श बना है। श संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होता है, तो जिस प्रकार अण जो था वो संस्कृत में अधिक प्रयुक्त हो रहा था, उसी प्रकार जो श है यानी कि जो संयुक्त जो व्यंजन श है वो संस्कृत में अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षा, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, क्षत्रिय, निरीक्षक, अधीक्षक, साक्षी, क्षमा, क्षण, अक्षय, तीक्ष्ण, क्षेत्र, क्षीण, नक्षत्र, अक्ष, समक्ष, शोभ इत्यादि। तो ये थी बात जो छ और श की। अब देखेंगे व और ब की अशुद्धियाँ। ब और व की अशुद्धियों को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि बहुत जगह लोग क्या करते हैं, ब का ही प्रयोग करते हैं, व का प्रयोग नहीं करते, और जहाँ व का प्रयोग करना चाहिए वहाँ ब लगा देते हैं। तो यहीं पे कहा जा रहा है ये बात कि ब और व के प्रयोग के बारे में हिंदी में प्राय अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों का कारण है अशुद्ध उच्चारण। क्या कारण है इसका? अशुद्ध उच्चारण करना। शुद्ध उच्चारण के आधार पर ही ब और व का भेद किया जाता है। यदि हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हमारे जो ब और व के उच्चारण में कभी अशुद्धि नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हम अशुद्ध उच्चारण ही करते हैं इसलिए हमें ब और व के में क्या आ जाती है, अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ब के उच्चारण में दोनों होंठ जुड़ जाते हैं। आप इसका प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जब आप ब का उच्चारण करेंगे तो आपके दोनों होंठ क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। पर व के उच्चारण में निचला होंठ ऊपर वाले दांतों के अगले हिस्से के निकट चला जाता है और दोनों होंठ का आकार गोल हो जाता है। वे मिलते नहीं हैं, जबकि ब में मिलते हैं। ठेठ हिंदी में ब वाले शब्दों की संख्या अधिक है। किसमें अधिक है संख्या? ब वाले शब्दों की ठेठ हिंदी में, व वालों की कम है। ठीक इसका उल्टा है संस्कृत में। क्या है संस्कृत में? संस्कृत में व वाले शब्दों की अधिकता, यानी कि ठेठ अगर हिंदी की बात करें तो उसमें ब और संस्कृत की बात करें तो इसमें व। संस्कृत से अनेक शब्द हिंदी ने प्राप्त किए हैं। संस्कृत के ब वाले भी कुछ शब्द हैं जिनको हम देखेंगे, जैसे बंध, बंधु, बर्बर, बलि, बहु, बाधा, बीज, बृहत, ब्रह्म, ब्राह्मण, बुभुक्षा। ठीक है। संस्कृत के अब कुछ व वाले शब्दों को भी देखेंगे जो प्रमुख है, जैसे वहन, वंश, वाक, वक्र, वंचना, वत्स, वदन, वधु, वचन, वपु, वर्जन, वर्ण, वन्य, व्याज, व्यवहार, वसुधा, वायु, विलास और विजय। तो इस प्रकार इन शब्दों को आप 1 से 2 बार जरूर अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि संस्कृत में व के कौन से शब्द हैं और ब के कौन से शब्द हैं। अब हम आगे कुछ विशेष देखेंगे कि संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व और ब दोनों में लिखे जाते हैं और दोनों को ही शुद्ध माना जाता है, पर हिंदी बोलियों में इस प्रकार के शब्दों में ब वाला रूप ही अधिक चलता है। जैसे प्राय व और ब होने पर या फिर व का ब होने पर अर्थ में बदल जाता है। जैसे अगर हम वहन को बहन कर दें तो वहन और बहन दोनों में अलग अलग अर्थ है। शव और शब, वार और बार, रव और रब, वली और बली, वाद और बाद, सब में अंतर है। वहीं वात और बात। तो इस प्रकार आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श, यानी कि तीनों प्रकार के श की जो अशुद्धियाँ होती हैं वर्तनी में वो कैसे होती है। तो
श, श और स भिन्न भिन्न अक्षर है, यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स जो है वो भिन्न भिन्न अक्षर है। इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है। उच्चारण दोष के कारण ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। इनके उच्चारण में निम्नांकित बातों की सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें मूर्धन्य श की, तो मूर्धन्य स जो है वो केवल संस्कृत शब्दों में ही आता है। किसमें आता है? केवल संस्कृत शब्दों में आता है मूर्धन्य श। जैसे कषा, संतोष, भाषा, गवेषणा, द्वेष, मूषक, कषाय, पौष, चषक, पीयूष, पुरुष, शुश्रूषा, भाषा, षट इत्यादि। आगे देखेंगे, जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में श होता है यानी मूर्धन्य श होता है, उनसे बने शब्दों में भी श ही रहता है। जैसे शिष धातु से शिष्य, शिष्ट, शेष इत्यादि। यानी कि जिन संस्कृत शब्दों की मूल धातु में क्या रहा? श होता है। ठीक है, जैसे कि मूल धातु में क्या रहा? शिष। ठीक है, तो श होता है, उनसे बने शब्दों में भी यानी मूर्धन्य श ही रहता है। जैसे शिष धातु से शिष्य बना, शिष्ट बना, शेष बना आदि। अगला है, संधि करने में क, ख, ट, ठ, प, फ के पूर्व आया हुआ विसर्ग हमेशा मूर्धन्य श ही हो जाता है। यानी कि संधि करने में जब हम संधि करते हैं, जोड़ते हैं, तब क, ख, ट, ठ, प, फ के पूर्व जो भी विसर्ग आता है वो हमेशा किस में बदल जाता है? मूर्धन्य श में। वही यदि किसी शब्द में दंत स हो और उसके पूर्व अ या फिर आ के सिवा कोई भिन्न स्वर आ जाए तो दंत स के स्थान पे मूर्धन्य स हो जाएगा। कब हो जाएगा दंत स के स्थान पे मूर्धन्य स? जबकि किसी शब्द में दंत स हो और उसके पूर्व अ या फिर आ के सिवा कोई दूसरा स्वर आ जाए, यानी कि अ और आ को छोड़ करके कोई दूसरा भिन्न स्वर आए तो ये जो दंत स है इसका क्या बन जाएगा? मूर्धन्य स। अगला है, ट वर्ग के पूर्व केवल मूर्धन्य श ही आता है। तो ध्यान रखना है कि ट वर्ग जो है उसके पूर्व अगर आता है तो केवल वो मूर्धन्य स ही आता है। जैसे षोडश, षडानन, कष्ट, नष्ट इत्यादि। वही री के बाद प्राय मूर्धन्य श ही आता है। वही री के बाद भी प्राय क्या आता है? मूर्धन्य श ही आता है। जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, तृषा। तो जितने भी री वाले शब्द हैं उसके बाद जो आएगा वो आएगा मूर्धन्य श। वहीं अगला है, संस्कृत शब्दों में च, छ के पूर्व तालव्य श ही आता है। यानी कि संस्कृत जो शब्द होते हैं उसमें च, छ के पूर्व हमेशा क्या आएगा? तालव्य श ही आएगा। जैसे निश्चल, निश्चल इत्यादि। आगे देखेंगे, जहाँ तालव्य श और दंत स एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ तालव्य श पहले आता है और दंत स बाद में। जैसे कि हम देख सकते हैं शासक, शासन, शासक, प्रशंसा, नृशंस। यानी कि यहाँ पे तालव्य श भी है और दंत स भी है। जब दोनों एक साथ आते हैं शब्द में तो तालव्य श पहले आएगा और दंत स क्या होगा? वो बाद में आएगा। अगला देखेंगे कि जहाँ तालव्य श और मूर्धन्य स एक साथ आते हैं वह तालव्य श के पश्चात मूर्धन्य स आता है। जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष इत्यादि। यानी कि जहाँ तालव्य श और मूर्धन्य स एक साथ आते हैं वहाँ तालव्य श के बाद आता है मूर्धन्य स। ठीक है, जैसे शोषण, शीर्षक, शेष, विशेष इत्यादि। वही देखेंगे अगला कि उपसर्ग के रूप में निह, वी आदि आने पर, यानी कि ये जो नी और वी जब भी उपसर्ग आएगा आने पर मूल शब्द का स पूर्ववत बना रहता है। यानी कि अगर नी और वी उपसर्ग आता है तो मूल शब्द जो रहेगा अगर वो दंत स है तो वो पूर्ववत बना रहेगा। यानी कि जैसे है वो वैसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे निसंशय, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि जैसे तालव्य श और दंत स एक साथ होते हैं जब हमेशा, तो तालव्य श पहले आता है, दंत स बाद में। लेकिन चूंकि यहाँ पे नी और वी उपसर्ग रहेगा अगर कहीं भी तो ऐसा नियम लागू नहीं होगा, बल्कि दंत स ही जैसे था वैसे ही रहेगा। उसी प्रकार निसंशय, निसंदेह, विस्तृत, विस्तार इत्यादि होंगे। अगला है, यदि तत्सम शब्दों में तालव्य श हो, यानी कि तत्सम शब्दों में यदि क्या हो? तालव्य श हो तो उसके तद्भव में दंत स होता है। जैसे शूली का सूली, शाक का साग, शूकर का सुअर, श्वसुर का ससुर, श्यामल का सांवला। यानी कि तत्सम शब्दों में यदि तालव्य श हो तो उसके तद्भव रूप में दंत स हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कि कभी कभी दंत स पर स्थान पर कभी दंत स में हलंत, आप देख सकते हैं कि कभी कभी दंत स हलंत के स्थान पर दंत स पूरा लिख करके भी कभी शब्द के यहाँ पे लिख कर कभी शब्द के आरंभ में दंत स हलंत के साथ किसी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे
मान लीजिए कि कभी कभी ये जो दंत स है वो आधा है, ठीक है, पूरा नहीं है। तो क्या दिक्कत होती है कि कभी कभी दंत स हलन जो है यानी कि आधा है उसके स्थान पर पूरा स लिखकर, और कभी कभी आरंभ में दंत स जो आधा है उसके साथ किसी अक्षर का मेल होने पर अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे आप अक्सर देख सकते हैं कि स्त्री को लोग स्त्री कह देते हैं, तो स्त्री जो है वो शुद्ध है और स्त्री जो वो अशुद्ध है। उसी प्रकार स्नान को अस्नान, परस्पर को परस्पर पूरा लिख देते हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है। वही कुछ इस शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं, जैसे कि दोनों रूप सही होते हैं, शुद्ध होते हैं। जैसे कोश में तालव्य स्व भी लिख सकते हैं और मूर्धन्य स्व भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। उसी प्रकार केसर तालव्य स्व भी हो सकता है और दंत स्व भी हो सकता है केसर के लिए। कौशल्या के लिए भी तालव्य स्व और दंत स्व दोनों हो सकते हैं। केसरी के लिए भी तालव्य स्व और दंत स्व दोनों हो सकते हैं। कषा के लिए तालव्य स्व और मूर्धन्य स्व दोनों हो सकता है। वशिष्ठ के लिए भी तालव्य स्व और दंत स्व दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार ये दोनों रूप क्या है, शुद्ध हैं। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि वर्तनी संबंधी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। अब आगे हम जब अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पूरी सूची मैं आपको बताऊंगी, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द होंगे, और परीक्षा की दृष्टि से वो सूची बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। तो क्लास के साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अगली कक्षा में, जिसमें हम पूरी सूची को पढ़ेंगे कि कौन कौन से शुद्ध शब्द हैं और कौन कौन से उसके अशुद्ध रूप है, ताकि परीक्षाओं में पूछे जाए प्रश्न आपके उत्तर बिल्कुल सही हो। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किया हो। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।